पांच बहू की इकलौती सास अपनी सबसे बड़ी बहू ज्योति पर गुस्सा कर रही है क्योंकि वो सब्जी के साथ फ्री धनिया लेकर नहीं आई। आखिर कब सीखोगे तुम सब्जी खरीदना? इतने साल हो गए लेकिन तुम लोगों को अभी तक सब्जी खरीदना नहीं आया। एक तो इतनी महंगी सब्जी लेकर आ गई, ऊपर से धनिया भी डलवा कर नहीं लाई। मम्मी जी, मैंने उनसे कहा था धनिया डालने के लिए, लेकिन वो बोले धनिया बहुत महंगा है, पैसे से खरीदना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। मैंने सोचा पैसे बच जाएंगे। बड़ी आई पैसे बचाने वाली। पैसे तो तब बचते जब इतनी सब्जी के साथ तुम फ्री का धनिया डलवा कर लाती। 100 रुपए की सब्जी खरीदी और धनिया तक नहीं लाई। तुम लोग मिलकर मुझे कंगाल करके ही मानोगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब बहुएं भी वहाँ इकट्ठा हो जाती है और ज्योति को बचाने की कोशिश करती है। भाभी सही बोल रही है मम्मी जी, आजकल सब्जी महंगी हो गई है, इसीलिए कोई भी सब्जी वाला फ्री में धनिया नहीं देता। अब जबरदस्ती तो किसी से धनिया हम छीन नहीं सकते कि आपको देना ही पड़ेगा। आजकल सब्जी वाले भी बहुत चालाक हो गए हैं, ज्यादा भाव ताव करो तो सब्जी देने से ही मना कर देते हैं। अरे रहने दो, तुम लोग आपस में एक दूसरे की वकालत करने आ जाती हो। बस हमने क्या कभी सब्जी नहीं खरीदी? हम तो फ्री में धनिया के साथ साथ मिर्ची भी डलवा कर लाते थे, लेकिन तुम लोगों को कुछ खरीदना आता ही नहीं है। पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं, जब देखो तब फिजूल खर्ची करती रहती हो, नुकसान करवाती रहती हो। बस ठीक है मम्मी जी, अब जो हो गया सो हो गया, इस बात को जाने दीजिए ना। अगली बार मैं मार्केट जाऊंगी ज्योति भाभी के साथ और फ्री में धनिया के साथ साथ मिर्ची भी लेकर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी सास को गैस पर दूध उबलने की स्मेल आती है। ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है गैस पर तुमने दूध चढ़ाया था, निकल गया। लगता है हो गया कल्याण, आज तुम दूध भी बर्बाद कर दो। नुकसान पर नुकसान, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। अगले दिन सभी बहुएं किचन में काम करते करते आपस में बातें कर रही हैं। मम्मी जी को तो हमारी हर बात से दिक्कत है। अच्छा काम करो तो भी डांटती है, बुरा करो तब भी डांटती है। मम्मी जी शुरू से ही ऐसी है। जब मैं पहले पहले घर में शादी करके आई थी तब भी वो ऐसे ही एक एक रुपए के लिए चिक चिक किया करती थी। मैं तो हमेशा से उन्हें ऐसे ही देख रही हूँ। लेकिन भाभी मुझे समझ नहीं आता, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मम्मी जी क्यों हर बात में एक एक रुपए का हिसाब लेती है? हाँ भाभी, हमारे तो पति भी इतने अच्छा कमाते हैं और हमारी तो कोई फालतू खर्च भी नहीं है। उसके बाद भी मम्मी जी हमेशा हमें डांटती रहती हैं। वो हमें कहीं बाहर भी नहीं जाने देती और हम जाते भी हैं तो गिनकर पैसे देती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। बात तो तुम लोगों की सही है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। वो हमारी सास है और हम बहू, तो उनका कहना तो हमें मानना ही पड़ेगा। अभी तो कल का सोचो, महीने का अंत हो चुका है और एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। डांट खाने के लिए तैयार रहना तुम लोग। अगले दिन सभी बहुएं हॉल में खड़ी हुई है और उनके साथ पेन पेपर लेकर बैठी हुई है उसकी सास, और वो एक एक रुपए का हिसाब कर रही है। इस महीने आखिर इतना खर्चा कैसे हो गया? तुम लोगों को पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं है। ऐसे कैसे घर चला पाओगे तुम लोग? कुछ भी फिजूल खर्ची नहीं हुई है। इस महीने तो बाहर से खाना भी नहीं आया। बस सब्जी जरा महंगी हो गई है मम्मी जी, इसीलिए 500 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं। बाकी हिसाब तो बराबर ही है। मुझे लगता है अब से सब्जी खरीदने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम लोगों के बस का नहीं है घर का बजट संभाल पाना। अरे सब्जी राशन ही तो वो चीज है जिसमें बचत की जा सकती है। अब मम्मी की सब्जी जिस भाव में मिलती है उसी भाव में लेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी दे देंगे सब्जी वाले। मुझे मत सिखाओ कि सब्जी कैसे खरीदते हैं। एक तो तुम लोग सब्जी वाले से भाव ताव नहीं करते हो, दूसरी फ्री में ना धनिया लेते हो ना मिर्ची लेते हो और उसके भी एक्स्ट्रा पैसे देकर आते हो। ऐसा करने से खर्चा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं सिखाया तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हें। बस एक भी मेरी बहू ऐसी नहीं है जो सही से घर का बजट संभाल सके। सास अपनी बहू को डांटती रहती है और बहुएं नीचे गर्दन करके खड़ी रहती है। रात में छत पर देखा भाभी,
देखा आपने आज हम लोगों को कैसे डांट रही थी। इस धनिया मिर्ची ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी है। सब्जी नहीं हो गई सोना हो गया। जरा सा 2 रुपए ज्यादा क्या खर्च कर दो, मम्मी जी तो हमारी जान ही लेने पर तुली रहती हैं। सही बात है, इस सब्जी ने तो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे कैसे चलेगा भाभी, एक एक रुपए भी इधर का उधर नहीं होने देती मम्मी जी। मैंने सोचा था थिएटर में नई मूवी लगी है वो देखने चलेंगे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो भी पाएगा। थिएटर में मूवी? भाभी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मम्मी जी हम लोगों को जिंदा गाड़ देंगी। गीता की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मेरी बहनों, इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए दिमाग में बिठा लो, हमें ऐसे ही जीना है। अगले दिन सास ने अपनी सारी बहू को इकट्ठा कर रखा है और वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही है और बहू को हिदायत दे रही है। मेरे पीछे से घर का बजट बिगाड़ मत देना, घर का भी ख्याल रखना और पैसे का भी। आने के बाद पूरा हिसाब लूंगी मैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। और मैं घर पर नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को छूट मिल जाएगी। मेरे पीछे से घूमती मत रहना, बराबर घर का काम करना और घर को साफ सुथरा रखना। जी मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम घर को बिल्कुल ठीक ठाक रखेंगे। और मैंने जितने पैसे दिए हैं उसे एक भी ज्यादा, 1 रुपए से भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। 15 दिन के हिसाब से इतने पैसे काफी है, ध्यान रखना इस बात का। इतना बोलकर उनकी सास चली जाती है और सास के जाते ही पांचों बहुएं चैन की सांस लेती है, जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। उफ, मम्मी जी के जाने से कितनी शांति मिल रही है भाभी। हाँ भाभी, भले ही हम पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम घर में शांति से तो रह पाएंगे, वरना मम्मी जी तो हर बात में चिक चिक करती रहती हैं। ठीक है मेरी बहनों, 15 दिन में जी लो अपनी जिंदगी। ज्योति की बात सुनकर सभी हंसने लग जाती है और सभी बहुत खुश है कि उनकी सास कुछ दिन के लिए बाहर चली गई है। 15 दिन बाद विमला वापस आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है। हे भगवान, बहू ये तुमने क्या किया? 3-3 सब्जी बना दी मेरे जाते ही। तुम्हारा हाथ खुल गया है लगता। 3-3 सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? वो भी एक सब्जी तो पनीर की बनाई है। तुम्हें पता है कि कितना महंगा है पनीर? सास की आवाज सुनकर सभी बहू इकट्ठा हो जाती है। चिंता वाली कोई बात नहीं है मम्मी जी, 3 क्या, अब तो हम 4-5 सब्जी बनाकर खाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या बोल रही हो? लगता है 15 दिन में ही तुम लोगों ने मुझे कंगाल करने का प्लान बना लिया है। नहीं मम्मी जी, कोई कंगाल नहीं होगा और अब हम भरपूर सब्जी भी खाया करेंगे। आप तो पनीर की सब्जी का आनंद लीजिए। हाँ मम्मी जी, अब तो हमें फ्री के धनिये की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मम्मी जी, अब तो हमें सब्जी वाले की मिन्नती भी करने की जरूरत नहीं है, हमें फ्री में धनिया और मिर्च दे दो। ये तुम सब क्या बोल रही हो? तुम सबका दिमाग चकरा गया है क्या? सब्जी वाले के पास सब्जी लेने तो जाना ही पड़ेगा ना? लगता है तुम लोगों ने भांग पी ली है। बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम तीनों। हमने भांग नहीं पी है मम्मी जी, और हम बहकी की बातें भी नहीं कर रही हैं। हम सब सच बोल रही हैं। अब आप बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो आराम से सब्जी का मजा लीजिए, और अगर ये सब्जी आपको पसंद नहीं आ रही तो हम आपके लिए कोई दूसरी सब्जी बना देंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, पहले ही तुम लोगों ने 3 सब्जी बना ली है, उस पर से चौथी सब्जी बनाने की बात कर रही हो। 4 दिन की सब्जी क्या एक ही दिन में खत्म कर दोगी? मेरे बजट की ऐसी की तैसी कर दोगे तुम तो। क्यों ज्योति, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना बजट संभालने की, और तुमने तो मेरा बंटा धार कर दिया है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही आपका बजट ऊपर नीचे हुआ है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है, लेकिन हम सब सच बोल रहे हैं। अब आपको सब्जी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें अब सब्जी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और धनिया मिर्ची का तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। ये तुम क्या बोल रही हो ज्योति? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे साथ आइए मम्मी जी। ज्योति अपनी सास को छत पर लेकर जाती है और उसकी पीछे पीछे बाकी सब बहुएं भी जाती हैं। छत को देखकर सास का दिमाग खराब हो जाता है और उसका सिर चकरा जाता है। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये छत का क्या हाल कर दिया है? हमने छत पर खेती कर ली है मम्मी जी। सब्जी, आलू, धनिया, मिर्ची, टमाटर सब कुछ उगा लिया है। आपको बहुत चिंता रहती थी ना सब्जी की, और सब्जी में हमारा ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा था, इसीलिए हम लोगों
लोगों ने सोचा क्यों ना अपनी इतनी बड़ी छत का इस्तेमाल किया जाए और यहीं पर सब्जी उगा ली जाए। इससे हमें ताज़ी सब्जी भी मिल जाएगी और फ्री के धनिया मिर्ची के लिए सब्जी वाले के हाथ पैर भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हाँ मम्मी जी, अब यहाँ से हम जब चाहे तब सब्जी ले सकते हैं और जितनी चाहे उतनी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मैंने धनिया भी उगा रखा है मम्मी जी, अब आप जितना चाहे उतना धनिया यहाँ से तोड़ सकती हैं और अब आपके बजट के बारे में सोचने की भी चिंता नहीं रहेगी मम्मी जी। इसीलिए मम्मी जी अब सब्जी की टेंशन खत्म, हम खुद ही अपनी छत पर सब्जी उगाएंगे और खाएंगे। है ना कमाल की बात। विमला अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, इधर आइए, सब देखिए चिंटू ने यहाँ क्या कर दिया। मेघा जोर से चिल्लाकर सब घर वालों को अपने पास बुलाती है। मेघा की आवाज सुनकर उसकी सास उर्मिला और उसकी जेठानी सेजल दौड़कर मेघा के पास जाती है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए दीदी, आपके लाडले बेटे ने क्या किया। आपके लाडले बेटे चिंटू ने घर की अच्छी खासी दीवार का सत्यानाश कर दिया। देखिए जरा कैसे अपने स्कूल के कलर से दीवार पर ये चित्र बना दिए हैं। सारी दीवार खराब कर दी इसने तो। कहाँ है ये चिंटू, बताती हूँ अभी इसे। और सेजल, तूने भी ध्यान नहीं दिया, ना जाने कब चिंटू ये सब काम कर गया। माँ जी, मैं तो काम में व्यस्त थी और आप ज्यादा गुस्सा मत होइए, सिर्फ दीवार ही तो है, अगले साल पेंट करवा लेंगे। चिंटू तो अभी बच्चा है, उसे क्या पता कहाँ चित्र बनाने चाहिए कहाँ नहीं। दीदी, आपने ही इस लाड प्यार से चिंटू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। इस हरकत की वजह से उसे डांट तो पड़नी ही चाहिए। अरे जाने भी दो इस बात को मेघा, इस बात पर लड़ने से अच्छा है घर के काम कर लेते हैं। वैसे सेजल सही ही कह रही है, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब यहाँ समय खराब करने से अच्छा है कि तुम दोनों अपना अपना काम कर लो। चिंटू जब खेल कर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, आप चिंटू को अच्छे से समझा देना, दोबारा वो ऐसी शरारत ना करे। नहीं करेगा मेघा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। जैसे तैसे ये बात खत्म होती है। मेघा और सेजल अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती है, मगर जैसे ही सेजल रसोई में जाती है वो रसोई का हाल देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, मेघा जल्दी यहाँ आइए, देखिए रसोई का क्या हाल हो गया है। अब इसे क्या हो गया? जरूर चिंटू की ही कोई शरारत होगी। इस बार सेजल की आवाज सुनकर उर्मिला और मेघा सेजल के पास जाते हैं। अब तूने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? अब क्या कर दिया आपके चिंटू ने? चिंटू ने नहीं, बल्कि बबलू ने रसोई का ये हाल कर दिया। और वो देखिए, बबलू ने सारा आटा भी गिरा दिया। हे भगवान, सारी रसोई में अफरा तफरी मचा दी है बबलू ने तो। आज इसकी खैर नहीं, आने दे इसे। पहले दीदी आप ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि ये शरारत मेरे बबलू ने ही की है। ये भी तो हो सकता है कि आपके चिंटू ने ही ये सब किया हो। आपका चिंटू कोई कम थोड़ी है, पूरे दिन घर में उधम मचाए फिरता है। मेरा चिंटू ये काम कर ही नहीं सकता। मैं चिंटू को अच्छे से जानती हूँ, ये हरकत तो तुम्हारे बबलू ने ही की है। नहीं, ये आपके चिंटू की शरारत है। अरे अरे अरे, तुम दोनों ने आपस में लड़ना क्यों शुरू कर दिया? आने दो दोनों बच्चों को, उनसे ही पूछ लेंगे किसने क्या किया है और उस हिसाब से बच्चों को भी सजा दे देंगे। जी माँ जी, आज चिंटू को कोई कड़ी सजा देना। मेरे चिंटू को ही क्यों, सजा तो बबलू को भी मिलेगी। वो क्या शरारतें कम करता है? थोड़ी देर बाद चिंटू और बबलू अपनी अपनी माँ के पास जाते हैं। मेरे बेटे का सारा चेहरा रंग में रंग दिया इस शैतान चिंटू ने। तुम्हारा बबलू कौन सा कम है? देखो मेरे चिंटू का इसने क्या हाल कर दिया। सिर से पांव तक इसे आटे में नहला दिया है। इसने ये आज अच्छा नहीं किया। अरे अरे बहू, मैं पहले बच्चों के झगड़ों को सुलझाऊं या फिर तुम दोनों के झगड़े? पहले तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? ठीक है माँ जी, ठीक है, आप ही कुछ कहिए माँ जी।
चिंटू और बबलू, सच सच बताओ, घर की दीवार पर किसने चित्रकारी की है? हम दोनों साथ में खेल रहे थे दादी, मगर फिर बबलू मुझसे मेरा कलर छीनने लगा था तो मैंने इसके मुंह पर रंग चला दिया। और रसोई में रखा आटा किसने गिराया? हम दोनों ही रसोई में खाना ढूंढने गए थे और तभी मुझसे ये आटे का डब्बा चिंटू के ऊपर गिर गया दादी। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे दादी। ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना दोनों। चलो अब जाओ, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। और हाँ, तुम दोनों भी अब अपने अपने काम करो। इस तरह बच्चों और बड़ों का झगड़ा खत्म होता है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन सेजल, मेघा, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ जल्दी, ये देखो। उर्मिला की ये आवाज सुनकर ही मेघा और सेजल टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, कहीं बबलू ने फिर कुछ ना कर दिया हो। ना जाने अब चिंटू ने कौन सी शरारत कर दी होगी। लेकिन एक मिनट दीदी, हमारे बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं। अरे हाँ, बच्चे तो स्कूल में हैं, तो शरारत कैसे कर सकते हैं? मैं तो बेकार में ही डर गई थी। लेकिन फिर माँ जी हमें इस तरह क्यों बुला रही हैं? चलो चल कर देखते हैं। मेघा और सेजल अपनी सास के पास जाते हैं। जी माँ जी, कहिए। ये देखो, कल तुम्हारे ससुर जी चिंटू और बबलू के लिए ये नए खिलौने लेकर आए थे, मगर इन्हें बच्चों को देना ही भूल गए। ये लो, तुम दोनों ये खिलौने बच्चों को दे देना। ओह, तो आप इसके लिए हमें बुला रही थी? हम तो बेकार में ही परेशान हो गए थे। माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, वो खुद ही खिलौने ले लेंगे। और अगर आप उन्हें खिलौने अपने हाथ से देंगी तो वो देखना ज्यादा खुश होंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं ही बच्चों को ये खिलौने दे दूंगी। थोड़ी देर बाद चिंटू और बबलू और आते ही दादी के कमरे में चले जाते हैं। दादी, हमें माँ ने बताया कि आपके पास नए खिलौने हैं। हाँ दादी, जल्दी से दीजिए ना हमें नए खिलौने। हाँ बच्चों, कल तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए ये खिलौने लेकर आए थे। ये लो, खेल लो इनसे। उर्मिला दोनों बच्चों को एक एक खिलौना पकड़ा देती है। मुझे बबलू वाला खिलौना चाहिए दादी। नहीं, मैं अपना खिलौना नहीं दूंगा। बबलू इधर दे, मुझे खिलौना मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैं अभी माँ को बुलाऊंगा। मैं भी अपनी माँ को बुला लूंगा। उर्मिला को लगा कि बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। बच्चे इतने शरारती थे कि खेलने की जगह दोनों बच्चे आपस में लड़ बैठे। बच्चों के लड़ने की आवाज सुनकर उनकी माँ मेघा और सेजल भी वहाँ आ गई। ये क्या, फिर से बबलू ने लड़ना शुरू कर दिया? दीदी जरा ध्यान से देखिए, मेरा बबलू नहीं, आपका चिंटू मेरे बेचारे बबलू से लड़ रहा है। नहीं, तुम्हारा बबलू ज्यादा शरारती है, उसने ही मेरे चिंटू का खिलौना छीन लिया। नहीं, बल्कि आपका चिंटू मेरे बबलू के खिलौने के पीछे पड़ा है। ओफो, एक तरफ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन दोनों ने भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। अब किन्हें पहले शांत कराऊं? सबके झगड़ों के बीच उर्मिला को भी गुस्सा आ जाता है और उर्मिला सब पर चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हो गया, अब सब शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला की उस आवाज के आगे सब डर से सहम जाते हैं। चिंटू और बबलू, लाओ इधर दो सब खिलौने। तुम दोनों को अब कोई खिलौना नहीं मिल रहा है और तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाकर अपना काम करो और मेरे लिए एक कप चाय भिजवाओ। मेरा तो सर दर्द हो गया तुम लोगों के झगड़ों से। ठीक है माँ जी, जाते हैं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ माँ जी, आप शांत हो जाइए। दादी, खिलौने? कोई खिलौने नहीं मिलेंगे अब तुम्हें। जाओ, जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो खिलौने के बदले सजा मिलेगी। उर्मिला का गुस्सा देखकर बच्चे और बड़े सब फौरन वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सोनम, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? जाकर रात के खाने की तैयारी कर, तेरे पापा और भैया आने वाले होंगे। क्या माँ, मैं सुबह से काम करते करते थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं है अब खाना बनाने का। तो क्या इस उम्र में मैं सारे काम करूँ?
तेरे होते हुए भी मुझे खाना बनाने की जरूरत है अब। अगर घर में भाभी होती तो मुझे भी जरूरत नहीं थी ऐसे रोज रोज काम करने की। भैया की शादी हो जाने के बाद भी भाभी को नहीं बल्कि मुझे ही ये घर संभालना पड़ रहा है। हाँ हाँ जानती हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी बहू की आदत से तो मैं भी परेशान हूँ। मैं भी अपनी बहू को बड़े अरमानों के साथ लाई थी, मगर ये बहू तो ससुराल में रहती ही नहीं है। आप कुछ करिए माँ, कुछ भी करिए, लेकिन भाभी को घर बुलाइए। शादी के बाद भी हमेशा अपने मायके में रहना अच्छा नहीं होता। ये तो मैं भी जानती हूँ सोनम, तेरी भाभी को ससुराल में रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तक तू खाना तो बना दे। ठीक है माँ। कुसुम फोन पर, हेलो सुनीता बहन। जी जी कुसुम बहन जी, और कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, और आपके घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है बहन जी। कैसे फोन किया आज आपने? बहन जी, आप तो जानती ही है कि मैं निशा को बहुत दिन हो गए हैं अपने मायके में रहते रहते, अब तो उसे ससुराल आ ही जाना चाहिए। मैं समझती हूँ बहन जी, आप सही कह रही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। निशा जिद पकड़ कर बैठी है कि उसे अपने कमरे में एसी चाहिए तो चाहिए। आप घर में एसी लगवा लीजिए तो निशा भी अपने ससुराल वापस आ जाएगी। आप निशा को उसके ससुराल भेज दीजिए। इस बार सोनम के पापा को बोनस मिलेगा तो हम घर में एसी लगवा देंगे। रुकिए, मैं निशा से बात करके अभी बताती हूँ। कुसुम सुनीता के जवाब का इंतजार करती है। हाँ तो बताइए सुनीता जी, क्या कह रही है निशा? निशा कह रही है कि जब एसी आएगा तो वो भी अपने ससुराल आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बहू के लिए जल्द से जल्द एसी लग ही जाए। अच्छा तो बहन जी नमस्ते। फोन कट हो जाता है और अब कुसुम चिंता में आ जाती है कि कैसे घर में एसी आए जिससे उसकी बहू भी अपने ससुराल वापस आ जाए। कुछ दिनों बाद, देख सोनम, आज घर में एसी आ गया है। अब देखना तेरी भाभी कल ही अपने ससुराल भी लौट आएगी। हाँ माँ, भाभी लौट तो आएंगी, मगर मैं आशा करती हूँ कि भाभी फिर दोबारा किसी बहाने से वापस मायके ना जाए। बहू की फरमाइश को पूरा करने के लिए घर में एसी आ जाता है, जिसकी खुशखबरी कुसुम अपने समधन के घर फोन करके बताती है। हेलो सुनीता बहन जी, कैसी हैं आप? आपको एक खुशखबरी देनी है, घर में एसी आ चुका है। अब आप जल्दी से निशा से कहिए कि वो अपने ससुराल लौट आए। ये तो आपने अच्छी खबरें सुनाई है, मैं कल ही निशा को ससुराल भेज दूंगी। ठीक है बहन जी। अगले दिन निशा अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिसे देखकर कुसुम काफी खुश हो जाती है। आ गई मेरी बहू निशा, देख हमने तेरे कहने पर एसी लगवा दिया है, अब तू यहाँ आराम से रह सकती है। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। देख सोनम, आ गई तेरी भाभी, अब तुझे घर के कामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निशा बहू, तू अब घर संभाल लेगी ना? हाँ माँ, देखते हैं भाभी कब तक ये घर संभालती है। मैं यहाँ किसी का घर संभालने नहीं आई हूँ, मैंने शादी घर के काम करने के लिए नहीं की, आराम करने के लिए की है। अगर मेरे आराम में कोई कमी आती है तो मैं दोबारा अपने मायके चली जाऊंगी। अब किसका इंतजार कर रही है बहू? जाकर अपने कमरे में आराम कर और फिर शाम को सबके लिए खाना बना देना। ठीक है माँ जी। निशा को अपने ससुराल वापस लौटे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता है कि निशा घर के काम काज से परेशान हो जाती है। मैं क्यों इस घर में वापस आ गई? अच्छा खासा अपने मायके में महारानी की तरह रह रही थी और यहाँ इन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। कोई ना कोई बहाना तो मुझे ढूंढना ही होगा वापस घर जाने का। अगले दिन, ले बहू, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें धो दे। क्या ये सब मुझे धोने पड़ेंगे?
तू नहीं तो और कौन धोएगा बहू। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मैं इन सब कपड़ों को मशीन में डाल दूंगी, बाद में सोनम इन्हें मशीन से निकाल कर सुखा देगी। वॉशिंग मशीन? क्या बात कर रही है बहू, हमारे पास वॉशिंग मशीन कहाँ है? क्या आपके पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है? तो मैं इन सारे कपड़ों को कैसे धोऊंगी? जैसे सब धोते हैं, अपने हाथों से। साबुन और ब्रश बाथरूम में रखा हुआ है, जा अब जाकर देर मत कर। नहीं, मैं इतने सारे कपड़े नहीं धो सकती। आप वॉशिंग मशीन मंगा लीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। कल ही तो आई है अपने मायके से और अब दोबारा मायके जाने की बात कर रही है। हाँ, अब आप देख लीजिए क्या करना है। अरे बहू, इसी महीने तो हमने घर में एसी लगवाई है। अभी इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि आज ही हम तेरे लिए वॉशिंग मशीन भी ले आए। तो ठीक है, मैं अपने मायके वापस चली जाती हूँ। जब आपके घर में वॉशिंग मशीन आ जाए तो मुझे फोन करके बुला लेना। अरे सुन तो बहू, रुक जा। शादी के बाद ऐसे बार बार मायके नहीं जाते। निशा एक बार फिर अपने मायके वापस चली गई और कुसुम की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुकी। फिर से चली गई भाभी। मुझे तो पता ही था ये इस बार भी नहीं रुकने वाली है। जब से शादी होकर आई है, एक हफ्ता भी अपने ससुराल में नहीं रुकी है। शादी होने के बाद भी अपने मायके में ही रहती है। मैं क्या करूं इसका, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके तो पैर ससुराल में टिक ही नहीं रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ, इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ। भाभी के घर में 4 नौकर लगे हैं, उन्हें अपने घर में काम करने की आदत नहीं पड़ी है, इसीलिए ससुराल में काम से तो बचना ही चाहेंगी ना। ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी बहू के पैर अपने ससुराल में टिक जाए। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बता। भाभी इस घर में काम करने की वजह से ही नहीं आ रही है, इसीलिए उन्हें घर में बुलाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। आप बस भाभी के मायके में फोन मिलाइए और जो मैं कहूँ आप वही भाभी की माँ से कहना। अच्छा ठीक है, मैं बहू के मायके फोन करती हूँ। कुसुम फोन मिलाती है और सुनीता जी से बात करती है। हेलो बहन जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, कहिए बहन जी। आज तो आप बड़े गुस्से में लग रही है, सब ठीक तो है ना? शादी के बाद भी अगर बहू अपने मायके नहीं ससुराल में रहेगी तो सब ठीक कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। लेकिन क्या करे, निशा भी तो जिद पकड़ लेती है, अभी नादान है जरा। हाँ तो अब अपनी बेटी निशा से कह देना कि मैंने भी जिद पकड़ ली है। कल ये अपने मायके वापस नहीं आई तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करा दूंगी और इस घर के लिए नई बहू ले आऊंगी, जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में रह सकती है। कुसुम की ये धमकी सुनकर सुनीता एक बार को घबरा जाती है। अरे ये क्या कह रही है आप, शांत होकर सोचिए। बच्चों के लिए फैसला लेना सही नहीं है। तो क्या जो फैसला आपकी बेटी करती है वो सही है? अब मैं कुछ नहीं जानती। और हाँ, आपकी बेटी अपने ससुराल में काम नहीं करना चाहती तो इसके लिए आप एक नौकर भी भिजवा देना, नहीं तो ये दोबारा किसी बहाने से अपने मायके चली जाएगी। मैं एक बार निशा से बात करके देखती हूँ। अब आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अगर कल निशा अपने ससुराल नहीं आई तो मैं जरूर अपने बेटे के लिए नई दुल्हन ढूंढने चली जाऊंगी। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। नमस्ते। इतना कहकर कुसुम फोन रख देती है और एक माँ होने के नाते सुनीता अपनी बेटी की शादी को लेकर टेंशन में आ जाती है। अगले दिन क्या लगता है तुझे बहू वापस आ जाएगी? आप देखना, भाभी भी आएंगी और साथ में घर के लिए नौकर भी लाएंगी। तभी घर की डोर बेल बजती है। देखिए माँ, कौन आया है। भाभी आ गई और उनके साथ में और कोई भी है। और कौन है? माँ जी, ये हमारे घर की नौकरानी है।
और आज से ये इस घर में काम करेंगी। अच्छा, और तू अब कितने दिनों के लिए यहाँ आई है? क्या बात करी है माँ जी, अब तो मैं यहीं रहूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली माँ जी। रमीला अपने बेटे के लिए कई दिनों से रिश्ता ढूंढ रही थी। एक से बढ़कर एक अच्छी और संस्कारी लड़कियों को वो और उसकी बहन साथ मिलकर ठुकरा देती थीं। हर लड़की में उन्हें कोई न कोई कमी लगती थी, मानो उनके लिए आसमान से एक परी उतरकर आने वाली हो और उसके घर को स्वर्ग बना देने वाली हो। जब भी कोई रिश्ता आता, रमीला और उसकी बहन रंभा मिलकर मेहमान जाने के बाद उनकी बुराइयां करती। कितनी नाटी लड़की थी, उससे शादी करेगा मेरा बेटा तो बच्चे तो छोटे छोटे होंगे, कहीं बिल में घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक कहती हो बहना, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं पता नहीं चल रहा। ना तो खाने पीने का ढंग आता है, ना ही रहन सहन के बारे में कुछ पता होता है। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन एक सेक्सी लड़की का रिश्ता आया। वो वन पीस में बैठी स्टाइल कर रही थी और बहुत सुंदर मेकअप भी लगाया था। उसे भी रमीला ने अपने बेटे मोहन के लिए रिजेक्ट कर दिया, ये बोलकर कि हे भगवान, ये तो चलती फिरती अंगारी है, पता नहीं ऐसे कपड़े पहनकर कितनों की बुरी नजर अपने पर लेती होगी। रहने दे बहन, इससे शादी कर दी मोहन की तो पता नहीं रोज कितने मेहमान आएंगे और कितने आशिक इसके घूमते रहेंगे। मोहन के लिए तो एक संस्कारी और सुशील लड़की ही ढूंढो। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन तो मोहन को भी गुस्सा आ गया। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई लड़की मत ढूंढना, नहीं तो मैं अपनी ओर से ही ना कह दूंगा, क्योंकि तुम्हें हर लड़की में कोई ना कोई कमी दिखती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को रमीला ने बहुत कुछ सुना दिया था, जो फैशन करती थी, उसे बात दिल पर आ लगी थी। उसने अपनी एक कोठे वाली सहेली को ये बात बताई। यार कामिनी एक बुढ़िया है, उसे सबक सिखाना है। क्यों, क्या हुआ? किसे सबक सिखाना है? ऐसा है कि एक मोहन नाम का लड़का है, फालतू सा, लेकिन उसके घर से मेरे लिए रिश्ता आया था। अब मेरी स्टाइल और सेक्सी फिगर को देखकर उसकी माँ ने मुझे ठुकरा दिया। चलो वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन उसके घर ना तो अच्छा पैसा है, ना मोहन में कुछ है, और ऊपर से वो लोग अनपढ़ गंवार जैसे मेरी जैसी लड़की की बेइज्जती करते हैं। तो तू क्या चाहती है? देख, तो शादी करना नहीं चाहती, लेकिन इस कोठे से अच्छा वो घर है, तो उनके घर की बहू बन जा। फिर दोनों ने प्लान बनाया और एक रिश्तेदार के यहाँ से रिश्ता भेजा, तो कामिनी अकेले ही मिलने आई। रमीला कामिनी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो हट्टी कट्टी, हॉट, सेक्सी, साड़ी में सुंदर लग रही और संस्कारों वाली दिख रही थी। तुम्हारे मम्मी पापा? वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मैं अब अकेली रहती हूँ और काम करके घर चलाती हूँ। अरे वाह, मानो ये हमारे घर की बहू बनने के लिए ही बनी है। हाँ बेटा, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? दोनों को पता नहीं था कामिनी क्या काम करती है। फिर कामिनी को देखकर मोहन की तो लार टपकने लगी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और शादी की पहली रात को तुम शर्मा तो नहीं रही हो ना कि हमारी सुहागरात है? अरे इसमें शर्म कैसी? मैं तो बस ये देखने जा रही हूँ आप प्यार कैसे करेंगे। मतलब? अरे मेरा मतलब, देखो तुम्हें तो पता ही है कि मैं काम करके घर चलाती हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक काम करने जैसा है ना। मोहन को कुछ शक तो हुआ। उसकी बातें इतनी बोल्ड और नॉटी थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट में सेक्सी बातें सुनकर कामिनी पर टूट पड़ा। थोड़ी देर में मोहन सो गया और कामिनी किसी से वीडियो कॉल में बातें करने लगी। अरे यार, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? क्यों, मोहन अच्छा नहीं है क्या बेड पर? वो तो 5 मिनट में ही सो गया। मैं ठहरी काम काज करने वाली, मुझे लगा वो थकाएगा मुझे। अरे कोई नहीं, तू कल से काम पर जाया कर। उन्हें बता तो दिया ही है तुमने
कि तुम ऑफिस जाती हो वहीं थक जाना। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रोजाना मोहन के जाते ही बहू काम पर जाने लगी, छोटे कपड़े और सेक्सी हेयर स्टाइल भी करने लगी। लेकिन एक दिन उसको छोटे कपड़े पैक करते हुए उसकी सास ने देख लिया। बेटा, ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो और इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो? कामिनी घबरा गई, लेकिन फिर वो ध्यान से समझाने लगी। अरे मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं कभी ब्यूटी पार्लर, कभी बेकरी, कभी सब्जी मंडी में जाना पड़ता है, तो कपड़े काम पर खराब हो जाए तो बदलने पड़ते हैं ना। और आज थोड़ी गर्मी लग रही है तो वन पीस पहन लिया। ऐसा बोलकर जल्दी से वो घर से निकल गई। उसी वक्त रंभा आ गई। ऐसा कौन सा काम है कि अंदर के कपड़े खराब हो जाते हैं और आज इतने छोटे कपड़े। मोहन को आते ही उसने सब बताया कि बहू कहाँ काम करती है। मम्मी वो अपनी सहेली के यहाँ ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बेटा, कुछ दिनों से उसका स्वभाव चेंज हो गया है और वो बदलने लगी है। माँ, मुझे तो पहले से ही ऐसा लग रहा है, मानो वो दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। एक दिन सुबह रमीला के यहाँ दूध वाला आया तो कामिनी ने दरवाजा खोला। कामिनी उसे देखकर डर गई और अंदर चली गई। रमीला ने दूध लिया तो दूध वाला उससे पूछने लगा, मैडम, ये लड़की कौन थी? मैंने उसे कहीं पर देखा है। वो तो मेरी बहू है। क्यों? ओके। दूध वाला ओके कहकर चला जाता है। अरे वो कौन थी? वो सोचता रहा और उसे याद आ गया कि अरे वो तो मुन्नी के कोठे पर काम करती है। दूध वाले को समझ आ गया कि वो उसके साथ गिल्ली डंडा खेलकर आया था, लेकिन अब इस परिवार को कैसे समझाए। अरे आज तो मेहमान आने वाले हैं, 1 लीटर और दे दो। माँ जी, कल मैंने आपको पूछा था कि वो लड़की कौन थी, तो मुझे याद आ गया। अब मैं तो बता नहीं सकता। अब वो काम पर जाएगी तो आप देख लेना। रमीला सोच में पड़ गई, क्या होगा। रमीला अंदर गई और कामिनी से बात करने लगी। कामिनी अपने कपड़े पैक कर रही थी और छोटे कपड़े पहनकर डांस करते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। बहू, तो इस तरह तैयार होकर कौन सा काम करने जा रही है? बाय बाय मम्मी जी। वो जल्दी से भाग गई। फिर सास ने सोचा उसका पीछा करती हूँ। बहू के पीछे सास भी चली गई और एक बड़े अपार्टमेंट में बहू चली गई। वहाँ लिखा था मुन्नी का कोठा। हे भगवान, क्या हो गया ये यहाँ काम करती है? मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहा। तब भी रमीला अपने मुंह पर एक कपड़ा पहनकर अंदर झांकने लगी तो उसकी बहू सेक्सी बिकनी पहनकर एक आदमी को बोल रही थी, चलो ना डार्लिंग, 1500 रुपए। रमीला के होश उड़ गए और वो भागने लगी। जल्दी अपने घर जाकर रोने लगी। हे राम, हे राम, इससे पहले मुझे उठा लेते, मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। उसी वक्त घंटी बजती है। रमीला अपना चेहरा ठीक करके दरवाजा खोलती है। रंभा और उनके भाई भाभी को लेकर घर आती है। थोड़ी देर में कामिनी आ जाती है, छोटी स्कर्ट पहनकर, और रमीला दरवाजा खोलती है। उसके सामने घूरती है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? मुंह काला करवाने जाती है रोजाना, मेरे घर की इज्जत चली गई। फिर जब कामिनी मेहमान के सामने आती है तो रमीला का भाई उसे देख लेता है और पहचान जाता है। अरे अंकल जी, पाए लागू। अरे तुम यहाँ पर काम करती हो? तुम जानते हो उसे? अरे मेरे बॉस के साथ थी तो पता है। कामिनी भागकर अंदर चली जाती है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं? अरे आप कामिनी को नहीं जानते, ये रमीला की बहू है। हैं? ये क्या बकवास है? ये तो कोठे वाली है। क्या? हाँ, ये कोठे में ही काम करती है। आज सवेरे ही मुझे दूध वाले ने बताया था। मेहमान उठकर चले जाते हैं। नाक कटा दी पूरे मोहल्ले में।
खानदान में और पूरे समाज में। अरे तो क्या हुआ माँ जी, मैंने थोड़ी कहा था आपको मुझसे शादी करने के लिए अपने बेटे की। आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं थी, जिसमें आप कमियां निकालती रहेंगी वो ही अच्छी होंगी। बाकी देख लो, सर्वगुण संपन्न होने के लिए कई सारे मर्दों से मिलना पड़ता है। और वैसे भी आपका बेटा कोई राजकुमार नहीं है कि आप मुझे सुना रही हैं। अगर हर लड़की में कोई न कोई कमी दिखाई दी तो एक बात पक्की है कि अच्छी लगने वाली ऐसी ही मिलेगी। अब भुगतो।